हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओके शिवम। ये हमारे डेली प्रैक्टिस का आज हम लोग पार्ट 6 को कंप्लीट करेंगे और इसमें हम लोग डेली सीडीपी, हिंदी लैंग्वेज, साथ ही एनालिटिकल एबिलिटी के सेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको एक बार फिर से हम बता दें कि आपकी जो सब्जेक्ट होगी 100 मार्क्स की, उसके अलावा जो आपके 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होंगे, तो यही सब्जेक्ट होंगे जो कि आपकी रैंकिंग डिसाइड करेगा। सीडीपी आपकी 20 मार्क्स की आएगी, हिंदी लैंग्वेज आपके 10 मार्क्स के और एनालिटिकल एबिलिटी 15 मार्क्स के। सबसे पहले आपकी सब्जेक्ट टोटल मार्क्स, फिर उसके बाद सीडीपी, उसके बाद आपकी एनालिटिकल एबिलिटी से रैंकिंग की डिसाइड की जाएगी। ये सब EMRS की मैं बात कर रहा हूँ और इक्वली आपको उसमें भी हेल्पफुल हो सकता है। आप DSSB का PRT सेक्शन अगर दे रहे हो तो उसमें भी सेम सिलेबस है, साथ ही अगर KVS देंगे तो उसके लिए भी सेम टू सेम ये हेल्पफुल होगा। आप तीनों में यूज कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं बिना देर किए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लेना और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, साथ ही टेलीग्राम पे भी मिलेगा, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेना, साथ ही स्वयं से भी प्रैक्टिस करना। उसके बाद फिर आंसर को इस वीडियो के माध्यम से देखना, ठीक है। चलो देखते हैं आज के पहले सीडीपी के पहला ही सेक्शन से, पहला ही क्वेश्चन से। तो पहला ही क्वेश्चन दिया है, इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिस्थीरिया निम्नलिखित में से किस एक अधिगम विकलांगता से संबंधित है। ये जो आपकी डिस्थीरिया है, डिसरीथ्रिया इसे बोल सकते हो, तो इसके अधिगम विकलांगता किस अधिगम विकलांगता से संबंधित होती है। तिरस्कारपूर्ण बोली और कर्कश आवाज से संबंधित होती है, या फिर संख्या को समझने और गणित के तथ्य को सीखने की व्यक्ति की क्षमता को प्रभावित करती है, पढ़ने और संबंधित भाषा आधारित प्रसंस्करण कौशल से संबंधित होती है, या फिर धीरे धीरे बात करने या बात करने में कठिनाई होना, इससे संबंधित होती है। तो हमके यहाँ पर आपको बताना है डिसरीथ्रिया किससे संबंधित होती है। थोड़ा अजीब नाम है लेकिन काफी अच्छा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा, यानी तिरस्कारपूर्ण बोली और कर्कश आवाज को क्या बोल सकते हो, डिसरीथ्रिया। ठीक है, सही आंसर ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया आपको बताना है किससे संबंधित है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट, कई सारे एग्जाम में आया है, खासकर आपके सीटेट या फिर रीट एमपीटेट तीनों में भी कंप्लीट पूछा गया है, काफी बार पूछता है। इसका ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, पढ़ने का विकार, व्यवहार विकार, मानसिक विकार या गणितीय विकार। डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है, तो डिसलेक्सिया जो है आपका पढ़ने से संबंधित विकार होता है। ठीक है, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, इसके माध्यम से अगर डिसलेक्सिया से पीड़ित कोई बच्चा है तो उसको पढ़ने में समस्या होगी। आंसर सही होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। कक्षा में एक बच्चे को एक समस्याग्रस्त बच्चा कहा जाता है जब कक्षा में एक बच्चा है, उसको समस्याग्रस्त यानी उसमें कोई समस्या है, कब कहा जाएगा। जब बच्चा कक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछेगा, इस कारण आप लोग उससे समस्याग्रस्त कहना चाहेंगे, या फिर बच्चा शिक्षक के लिए उपयोगी दृष्टिकोण सुझाता है जब वह एक समस्या से निपटने के बारे में बता रही होती है। मान लो कोई टीचर समस्या बता रही है या फिर कोई भी चीज प्रॉब्लम बता रही है, तो उसको समस्या को सॉल्व करने का मेथड बता रहा है, तो वह समस्याग्रस्त के रूप में आएगा। या फिर बच्चा इस तरह से व्यवहार करता है कि वह शिक्षक के लिए उसे समझने में समस्या बन जाता है, तब वह समस्याग्रस्त की श्रेणी में आएगा। या फिर परीक्षा में बच्चे के औसत अंक जो भी है वो कम है या अधिक है, उसके कारण वह समस्याग्रस्त की श्रेणी में आएगा। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, जी बिल्कुल सही है। यहाँ पे जिन्होंने सी सोच रखा होगा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि देखो बच्चा इस तरह से व्यवहार करता है कि वह शिक्षक के लिए उसे समझने में समस्या बन जाता है। अगर शिक्षक बच्चे को समझ ही नहीं पा रहा है तो कहीं ना कहीं वह बच्चा शिक्षक के लिए समस्याग्रस्त श्रेणी में आएगा, कहीं ना कहीं वो पढ़ाने में डिस्टर्ब करेगा या फिर समझ नहीं पाएगा जो टीचर्स पढ़ाएगा। सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। अंगों या प्रणालियों के कार्य करने के तरीके में, अंगों या प्रणालियों के कार्य करने के तरीके में असामान्यता के रूप में जाना जाता है। तो अंगों या प्रणालियों के कार्य करने के तरीके के रूप में असामान्यता के रूप में किसे जाना जाएगा, विकलांगता, क्षीणता, अक्षमता या सीमा। यहाँ पे 4 का जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, क्षीणता। अंगों या प्रणालियों के कार्य करने के तरीके में असामान्यता, इन जनरल अगर जो भी चीजें हो रही हैं उसे हम लोग क्षीणता बोलेंगे। ठीक है, सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। पेशी कौशल में अधिगम विकलांगता। पेशी कौशल मतलब
जो आपके मांसपेशियों के माध्यम से, अगर जैसे आप लोग हाथ से पकड़ रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो, तो इसे पेशी कौशल बोला जाता है। जैसे पेन को पकड़ना, तो ये पेशी कौशल है। साइकिल चलाना हाथों से पैरों से, ये पेशी कौशल के अंतर्गत आएगा। पेशी कौशल में अधिगम विकलांगता डाट डाट को सुंदर भी करती है। अब इसमें अगर अधिगम विकलांगता है पेशी कौशल में, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं एक शब्द में? डिस्फेसिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया। तो इसका सब सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डिस्प्रैक्सिया ऐसे बोला जाता है। ठीक है, पेशी कौशल या पकड़ने में पेन को, इस प्रकार के उदाहरण भी हो सकते हैं इसके। तो काफी आसान क्वेश्चन था, ये भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है अधिकतर एग्जाम में, ध्यान रखना इसे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, राज्यों को पूर्ण रूप से समावेशी शिक्षा प्रणाली, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पे। राज्यों को पूर्ण रूप से समावेशी शिक्षा प्रणाली की दिशा में काम करना चाहिए, यह कहा जाता है। यह क्या कहा जाएगा? प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील अनुभूत, विकलांगता के साथ प्रगति, या फिर प्रगतिशील मॉडल। अब यहाँ पे देखो राज्यों की बात की जा रही है, स्कूलों की बात नहीं की जा रही है, तो बहुत सारे लोग इसको पहले ऑप्शन को टिक करेंगे, लेकिन ये पहला ऑप्शन इसका सही नहीं होगा। यहाँ पे जो 6 का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रगतिशील अनुभूति होनी चाहिए। ठीक है, राज्यों की बात हो रही है, राज्य एक स्टेट की बात हो रही है। स्टेट को पूर्ण रूप से समावेशी शिक्षा प्रणाली की दिशा में काम करना चाहिए, या क्या कहेगा? प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव फीलिंग। ठीक है, प्रोग्रेसिव फीलिंग, प्रगतिशील अनुभूति। यहाँ पे सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर चलते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली को समावेशी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसको समावेशी बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता नहीं है? यहाँ पे ध्यान रखना, नहीं है पूछा है। ठीक है, तो भेदभाव का अंत करना चाहिए, विकलांग बच्चों को छोड़ने का एक अंत होना चाहिए, या फिर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच हो, या फिर सभी छात्रों को समान सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए समावेशी शिक्षा के लिए जो हमारी शिक्षा प्रणाली में लागू है? तो देखो, भेदभाव का अंत होना चाहिए, ठीक है, और विकलांग बच्चों को छोड़ने का एक अंत, बिल्कुल ठीक है, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच भी होनी चाहिए। लेकिन जो इसमें नहीं होना चाहिए, तो सभी छात्रों को समान सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए, एक कंटिन्यूअस बना रहना चाहिए, जिससे कि सभी जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी लाभान्वित हों। क्योंकि अगर उनको समान सेवाएं, समान अवसर प्रदान किया जा रहा है, तो वो भी सीखने में मदद हो पाएगा, जो कि डिसेबल्ड हैं या फिर दिव्यांग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं के रूप में पूछा था, तो ये चीजें हमारी बनी रहनी चाहिए, जबकि इन तीनों में सुधार करने योग्य होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर डी ऑप्शन होगा, यानी हमारी शिक्षा प्रणाली को समावेशी बनाने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? तो सभी छात्रों को समान सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 7 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखो, सभी स्कूलों में सभी के लिए शिक्षा, सभी स्कूल में सभी के लिए शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए सही टैगलाइन है? तो यहाँ पे टैगलाइन के रूप में क्या अगर हम लोग देखें तो क्या देख सकते हैं? ऑप्शंस दिए हैं, विशिष्ट शिक्षा, एकजुट शिक्षा, सहकारी शिक्षा, समावेशी शिक्षा। सभी स्कूलों में सभी के लिए शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए सही टैगलाइन है? 8 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये हमेशा ही 1-2 क्वेश्चन आएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन, सॉरी यहाँ पे एग्जाम लिखा। तो यहाँ पे 8 का जो सही आंसर हो जाएगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक योजना या कार्यक्रम, कोई योजना है या कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया जाता है कि परिचित विकलांगता वाला बच्चा जब किसी प्राथमिक शैक्षणिक संस्थान में भाग लेता है तो विशेष निर्देश या संबंधित सेवाओं को प्राप्त करता है। यह किस नाम से जाना जाएगा? अब यहाँ पे बात करना, जो परिचित विकलांगता वाला बच्चा जब किसी प्राथमिक शैक्षणिक संस्थान में भाग लेगा तो उससे विशेष निर्देश या संबंधित सेवाओं को जो प्राप्त करेगा उसको किस नाम से जानेंगे? तो विशिष्ट शैक्षिक योजना के रूप में जानेंगे, व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम के रूप में जाना जाएगा, या फिर अद्वितीय शैक्षिक कार्यक्रम के रूप में जाना जाएगा, या फिर विशिष्ट शैक्षिक योजना के रूप में जाना जाएगा। तो यहाँ पे जो 9 का आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम। ठीक है, व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम, परिचित विकलांगता वाला बच्चा जब किसी प्राथमिक शैक्षणिक संस्थान में भाग लेता है तो वह विशेष निर्देशों या संबंधित सेवाओं को प्राप्त करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम। बी ऑप्शन सही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान रखना, ये काफी बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुनर्वास परिषद, ये आप लोग ध्यान रखना, RCI, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जिसे हम लोग बोलते हैं, RCI, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पुनर्वास परिषद के कार्य हैं? ये RCI जो है क्या कार्य करती है?
ऑप्शंस देखो, विषय शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है, शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करता है, शोध कार्य करता है, या फिर ये सभी कार्य करता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आरसीआई का जो वर्क है तो ये तीनों होगा, यानी विषय शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य करता है, शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करेगा, साथ ही शोध कार्य करता है। यानी ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। आरसीआई का फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, इसीलिए हमने इसको बता भी दिया है। इसका सही आंसर डी होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीडीपी सेक्शन को 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए, और आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कितने मार्क्स के सही हुए हैं आपका सीडीपी, और वहाँ पे लिख देना कि ये आपका सीडीपी सेक्शन है और इसमें से आप लोगों ने 10 में से कितने मार्क्स सही किए हैं। हालांकि हमने पीडीएफ पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा, अब आंसर देखने की बारी थी। तो चलो सेकेंड सेक्शन की ओर चलते हैं, हिंदी जो है। अब हिंदी का पहला ही क्वेश्चन है, फल का अर्थ है, फल का अर्थ क्या है? तो इसके ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, वृक्ष का फल, नतीजा, तलवार का अगला हिस्सा। यानी फल के कितने मीनिंग हो सकते हैं, सिनोनिम एक तरह से कह सकते हो, समानार्थी शब्द, ठीक है। तो वृक्ष का फल, परिणाम, चाकू, या फिर वृक्ष का फल, नतीजा या लाभ, या फिर वृक्ष का फल, परिणाम या भाला। तो यहाँ पे जो हिंदी का पहला ही क्वेश्चन का पहला ही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन होगा, वृक्ष का फल होगा, नतीजा होता है और फल से मतलब लाभ भी होता है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी। काफी आसान था लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अयोध्या धार्मिक स्थान है, ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब बताना है वाक्य में अयोध्या शब्द में संज्ञा क्या है, यहाँ पे हम लोगों को संज्ञा बताना है, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक या द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएगी। अयोध्या शब्द को किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा सेकंड का व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है, किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बोध कराने वाली जो संज्ञा होती है उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे महात्मा गांधी, कुछ उदाहरण, भगत सिंह, रमेश, पवन, सीमा, ये कुछ नाम जो है ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे, ठीक है। और अयोध्या जो है धार्मिक स्थान है। अब वाक्य में जो दिया हुआ है अयोध्या, तो यह दुनिया के सारे महानगरों का बोध न करा करके कुछ विशेष महानगर का बोध करा रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसलिए कंफ्यूजन नहीं रखना है, ध्यान रखो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? योजक चिन्ह के बारे में बात करना है, ठीक है। इन चारों में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, योजक चिन्ह हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, दो शब्दों के परस्पर संबंध, ये आपका जो है सही हो जाएगा सी, योजक चिन्ह ये होता है, ठीक है। और योजक चिन्ह होता क्या है, दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए या उन्हें जोड़ने या लिखने के लिए जिस चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को एक और नाम से भी जाना जाता है, विभाजक चिन्ह, तो इसे भी ध्यान रखना। विभाजक चिन्ह या ये बीच में लगा देते हैं तो ये विभाजन करता है, जैसे राम सीता, ये यहाँ पे योजक चिन्ह लग गया, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका योजक चिन्ह हुआ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ध्यान रखना, इसका सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक और चिन्ह जो दिया है यहाँ पे, ये आपके ये वाला चिन्ह पुस्तक के अंदर दिया गया चिन्ह क्या है, तो हंस पद इसे कहेंगे, उदाहरण चिन्ह, लोप चिन्ह, लाघव चिन्ह। तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हंस पद। हंस पद क्या होता है, जब मान लो कोई वाक्य हम लोग लिख रहे हैं और यहाँ पे कोई छूट गया, हम लोग यहाँ पे हंस पद लगा करके लिख देते हैं कि ये चीज यहाँ पे छूटा हुआ है, इसीलिए हम लोग हंस पद बोला जाता है, इसका यूज यहाँ पे होता है, ठीक है। जबकि जो आपका उदाहरण चिन्ह होता है, यह किसी वाक्य में किसी खास शब्द पर जोर देने के लिए अवतरण या उदाहरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जैसे मान लो ये आपका अवतरण चिन्ह ऐसे लग जाता है, ठीक है। जबकि लोप चिन्ह जो है आपका, मान लो कोई भी स्टेटमेंट दिया है कि पूछना है उसको क्वेश्चन है खाली स्थान के रूप में, तो ऐसे लोप चिन्ह का हम लोग यूज करते हैं। जबकि लाघव चिन्ह क्या होता है, हिंदी भाषा में किसी शब्द या वाक्य को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम लोग लाघव चिन्ह करते हैं, जैसे ईजी, ईजी के बाद हम लोग ये लाघव चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा 4 चिन्ह यहाँ पे देख लिए किसी एक ही क्वेश्चन के माध्यम से। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहा आपके लिए, जो कि एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हंस पद के रूप में, तो पहला ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग के बारे में बात करना है, ठीक है। स्त्रीलिंग हाथी होगा, दही होगा, पानी होगा या रोटी होगा। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है वाक्य को बना के देखो। वाक्य बना के देखोगे
तो आसानी से समझ में आएगा। स्त्रीलिंग मतलब जो स्त्री जाति का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग बोला जाता है। स्त्री जाति का बोध होना चाहिए, ठीक है। और स्त्रीलिंग के जैसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं, हाथिनी, रोटी, ये आपका स्त्रीलिंग, रोटी, तुमने रोटी खाई, ऐसे कुछ उदाहरण देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि हाथी मान लो आपका पुल्लिंग है, और हथिनी अगर इसका स्त्रीलिंग देखें तो हथिनी इसका स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। इसी तरह से रोटी, यहाँ पे रोटी जो है आपका स्त्रीलिंग है, जबकि हाथी, दही और पानी ये आपके पुल्लिंग के में आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। इस वाक्य में उद्देश्य है, आप उद्देश्य के बारे में बात करना है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा तेंदुलकर, उद्देश्य जो है तेंदुलकर होगा। अब उद्देश्य होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए या उसे क्या बोला जाता है, उद्देश्य। तो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट से हमें देखने को पता चलता है तेंदुलकर के बारे में कहा जाता है, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, तो इस तरह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्णमाला किसे कहते हैं। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है यहाँ पे, वर्णमाला किसे कहा जाता है। तो घोष ध्वनि को, व्यक्त शब्दों को, वर्णों के समूह को, या फिर अघोष ध्वनि को। जब हम लोग 5वीं 6वीं में या फिर जब भी हिंदी ग्रामर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही डेफिनेशन को लिखते हैं, तो यानी वर्णों के समूह को वर्णमाला बोला जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप 10वीं 12वीं के बाद सारी चीज़ें भूलने लगती हैं, तो इसको रिवाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर वर्णमाला की बात ही हो रही है तो यहाँ पे देखो हमारे जो हिंदी में वर्णों की संख्या है टोटल 52 होती है, ठीक है, जिसमें से आपके 11 स्वर होते हैं, ये भी ध्यान रखना। 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है, और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली पूछ सकता है। और साथ ही 2 अयोगवाह होते हैं और 2 द्विगुण होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका वर्णों को विभाजित किया जाता है और टोटल 52 होते हैं, तो ये ध्यान रखना। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ संयुक्त वाक्य के जो 4 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अयोग्य वाक्य कौन कौन से होते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो अगर आप लोग पता है, जिससे याद भी रहेगा, और अगर नहीं याद है किसी को देख कर भी याद कर सकते हैं, जैसे कोई अगर लिख दिया तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है। अब यहाँ पे देखो डिफिनीशन, इसका संज्ञा का डिफिनीशन दिया हुआ है, तो इसका आसान है, ये ऑप्शन हो जाएगा। यानी संज्ञा को क्या बोलते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा बोला जाता है, ठीक है। संज्ञा के टोटल कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अगम आगम शब्द युग्म के सही अर्थ को निम्न विकल्पों में से चुनिए। जो आपका अगम आगम है इसका सही अर्थ बताना है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा। तो उत्पत्ति दुर्लभ होगा, या फिर दुर्लभ हिस्सा होगा, या फिर उत्पत्ति सुलभ हो गया, दुर्लभ उत्पत्ति होगा। अगम आगम को हम लोग किस रूप में जान सकते हैं, सही आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी, दुर्लभ और उत्पत्ति। अगम आगम यानी दुर्लभ और उत्पत्ति, ठीक है, सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, बहादुर किस भाषा का शब्द है। अब बहादुर को यहाँ पे देखना किस भाषा से लिया गया है, या हिंदी है, या फिर कोई बाहरी भाषा है, विदेशी भाषा, या फिर देशज भाषा, कौन सी होगी। तो देखो जो बहादुर है वह तुर्की भाषा के से लिया गया है, ठीक है, तुर्की भाषा में हम लोग बहादुर बोलते हैं, उसी को हिंदी में डायरेक्टली यूज करते हैं। कुछ और जैसे शब्द हो सकते हैं, विदेशी भाषा से लिया जाने वाले शब्द विदेशज कहलाते हैं, और ये जो आपकी तुर्की है वो विदेश है, विदेशों से लिया गया है। इसमें कुछ और उदाहरण देख सकते हो, कुली है आपका, ये भी तुर्की है, ठीक है, बारूद है, तो ये भी ध्यान रखना, और बाजार, यानी यहाँ पे 4-5 शब्दों को मैंने बता दिया, बहादुर, कुली, बारूद, बाजार, ये सब आपके तुर्की हैं, विदेशी भाषा, विदेशज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किया हिंदी सेक्शन का। तो आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हिंदी सेक्शन में आपके कितने मार्क्स के सही हो रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो सेक्शन है रीजनिंग का है, ठीक है, रीजनिंग का है, इसमें 10 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन से, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये 15 मार्क्स की आएगी आपकी एमआरएस में, DET+SB में 20 मार्क्स की आएगी, और KVS में भी आपके 15 मार्क्स की आती है।
तो इसको जरूर से जरूर करना। और भी एग्जाम भी अगर दे रहे हो तो उसमें भी इम्पोर्टेंट होगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक कक्षा के छात्रों को एक कतार में खड़ा किया गया है, यदि अर्पित सामने से 8वें और पीछे से 28वें स्थान पे है तो कक्षा में कितने छात्र हैं। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कोई खास लॉजिक नहीं है। यहाँ पे देखो हम लोग स्टेटमेंट दिया है, यदि अर्पित जो है सामने से 8वां, ठीक है, यहाँ पे अर्पित है और ये सामने से आपका 8वां है, ठीक है, और पीछे से 28वां, और अगर इधर से लिया जाए तो यह पीछे से 28वें नंबर पे है। तो कक्षा में कितने छात्र हैं, टोटल हम लोगों को छात्रों की संख्या बतानी है। तो देखो इसका जो टोटल हो जाएगा, टोटल बराबर तो 8 और प्लस 28, ठीक है। और चूंकि अब ये अर्पित को हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ से काउंट कर रहे हैं, इधर से भी और इधर से भी, तो हम लोग एक यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब ये वैल्यू जो आ जाएगी वो आंसर हो जाएगा 28 और 8 36 में एक गए 35, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 35। काफी आसान था, बस ऐसे ही करना था। यहाँ पे देख लो अर्पित जो है सामने से 8वें और पीछे से 28वें, यानी सामने से हमने 8वां पे यहाँ पे अर्पित को बैठाया और पीछे से 28वें पे बैठाया, दोनों को जोड़ दिया। चूंकि अर्पित को हमने 2 बार जोड़ा इसलिए एक माइनस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 का पहला। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यदि टाम कतार में आगे और पीछे दोनों तरफ से 13वें स्थान पे है। यहाँ पे ये देखो मान लो कोई है टोटल, तो यहाँ पे टाम जो है ये टाम राम आगे से और पीछे से 13वें स्थान पे है, यानी ये 13वां स्थान है। यहाँ पे टाम बैठा हुआ है आगे से भी और पीछे से भी, तो वह कितने लड़के कतार में है, तो टोटल कितने लड़के हैं। तो देखो 13 इधर हुआ 13 इधर हुआ। अब चूंकि यहाँ पे 13वें नंबर पे है तो ये जोड़ दिए, इसको 2 बार जोड़ दिए तो एक माइनस कर दो, या फिर ऐसे मान लो कि 12 इधर हुए और 12 इधर हुए, ये 13वें नंबर पे बैठा ही है, तो 12 प्लस 12 माइनस 1, ठीक है, सॉरी प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि उसको माइनस कर रहे हैं। तो 12 12 24 1 25, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। अब अगर 13 13 करोगे तब एक माइनस कर देना। यहाँ पे 12 इधर हुआ लड़के और 12 इधर, 13वें पे टाम बैठा हुआ है तो 12 12 24 और एक टाम को भी जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये देखो कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, पी क्यू से बड़ा है, पी जो है आपका क्यू से बड़ा है, तो ठीक है हम लोग पी को क्यू से बड़ा कर देते हैं। ये रहा पी और ये रहा आपका क्यू, पी जो है बड़ा है क्यू से, ठीक है, लेकिन आर से छोटा है। पी जो है क्यू से तो बड़ा है लेकिन आर से छोटा है, यानी आर बड़ा है पी से, ये आपका स्टेटमेंट हुआ पहला, ठीक है यहाँ तक। अब दूसरा देखो यहाँ से, यस टी से छोटा है, ठीक है, तो ठीक है टी बड़ा है यानी यस से, यस टी से छोटा है तो टी बड़ा है यस से, ऐसे देख सकते हो, ठीक है। लेकिन पी से बड़ा है, यस जो है टी से छोटा है लेकिन पी से बड़ा है, तो यहाँ पे देखो इसको ऐसे कर देंगे तो ये बन गया। अब देखो अगला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है यहाँ, यदि आर यस से छोटा है, आर जो है यस से छोटा है यानी यस बड़ा है आर से, तो ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे बताना है तो सबसे बड़ा कौन है। अब इन तीनों को अगर मिला दिया जाए सबसे बड़ा कौन सा निकल के आएगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो टी देखो आपका सबसे बड़ा दिखेगा, फिर यस, फिर आर, फिर पी, फिर क्यू। देखो टी यहाँ पे चूंकि ये पी जो है पी से बड़ा यस है और यहाँ पे देखो पी जो है आर से छोटा है, तो इस तरह से ये आर्डर बन गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो टी आएगा, आसान था ये भी, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, बताना क्या दिक्कत हो रही है, तो अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सैम राम से बड़ा है। अब इसको भी हम लोग करते हैं, तो सैम राम से बड़ा दिखा देते हैं, ये आपका सैम रहा बड़ा है राम से। गोलू राम से छोटा है, ठीक है, तो राम बड़ा होगा गोलू से, यानी गोलू राम से छोटा है यानी राम बड़ा है गोलू से। ठीक इसी प्रकार से पंकज सैम से बड़ा है, तो ठीक है पंकज को सैम से बड़ा कर दो, पंकज बड़ा है सैम से। तो यहाँ पे बताना है कि इनमें सबसे छोटा कौन है। अगर इसको एक लाइन या स्टेटमेंट में करें, देखो सबसे पहले पंकज आ जाएगा, फिर सैम आएंगे, फिर सैम के बाद राम आएगा, ठीक है, और राम के बाद कौन आएगा, गोलू आएगा। तो ये आपका, अब इसमें से देख लो
कौन सा सबसे छोटा है, तो गोलू आपका सबसे छोटा होगा। आसान था कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मजा आया तो आप लोग बताते नहीं हो, बताना जरूर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक कक्षा में 16 विद्यार्थी हैं, ठीक है, एक कक्षा में 16 विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक मान लो ये कक्षा है, इसमें टोटल 16 विद्यार्थी हैं। यदि अमित को दो जगह बाई ओर स्थानांतरित किया जाए, मान लो ये कोई अमित है और इसको दो जगह 2 प्लस बाई ओर स्थानांतरित कर दिया जाए, तो वह बाएं सिरे से 7वें स्थान पे आ जाएगा। यानी ये आपका बायां सिरा जो है ये 7वें स्थान पे दर्शाएगा। कब? जब दो सिरे पे उसको और खिसका दो, मान लो यहाँ पे बैठा रहा होगा तो इसको दो और खिसका दिए तो ये 7वें स्थान पे आ गया है, ठीक है। दाएं अंत से उसका पहले का स्थान क्या था, अब इधर से हमको पहले का स्थान ज्ञात करना है, यानी ये वाला स्थान हमको ज्ञात करना है जो पहले बैठा था, 2 स्थान खिसकाने से पहले। तो देखो बाएं सिरे से अमित का जो आरंभिक स्थान माना जाएगा, तो 7 तो यहाँ पे है और 2 खिसका दिए तो यहाँ पे 9वां स्थान होगा, ठीक है। और अगर हम लोग दाएं सिरे से उसका स्थान काउंट करें तो टोटल बच्चों की संख्या 16 है और वह जो उसका खुद का स्थान है वो 9 पे पहुंच गया है, और उसको हम लोग चूंकि काउंट नहीं किए हैं तो उसको और एक जोड़ देंगे, तो इस तरह से इससे निकल जाएगा। 16 में से 9 गए, 9 और ये प्लस 1 बराबर 8 आ जाएगा, ठीक है। यानी उसका जो स्थान हो जाएगा 8वां स्थान हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे था, पहले यहाँ पे बैठा था, प्लस उसको 2 कर दिए तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब उसकी काउंटिंग जो यहाँ पे 7 थी यहाँ पे 9 हो जाएगी, और इधर से हम लोगों को फाइंड करना था, टोटल हम लोगों को 16 दिया ही है, तो 16 में से 9 माइनस कर दिए। अब चूंकि इसको भी माइनस कर दिए तो एक इसी को जोड़ेंगे, तो इस तरह से इसका जो सही स्थान आ जाएगा 8वां स्थान। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, लड़कों की एक कतार है मान लो, ठीक है। यदि सैम जो बाईं ओर से 10वें, ये रहा सैम जो कि बाईं ओर से 10वें स्थान पे है, टॉम जो दाईं ओर से 9वें स्थान पे है, टॉम जो है ये दाईं ओर से 9वें स्थान पे है, दोनों के आपस में जगह बदलने पर, मान लो दोनों आपस में जगह बदल दिया, यहाँ पे सैम और ये टॉम रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा टॉम और सैम, और ये जगह जो है आपका ये 10वां ही रहेगा और ये 9वां ही रहेगा, ठीक है। 9वें स्थान पे है, दोनों आपस में जगह बदलने पर सैम बाएं ओर से 15वें स्थान पे। अब ये जो यहाँ पे सैम का स्थान आएगा ये 15वां स्थान आ जाता है। तो कतार में कितने लड़के हैं, तो कतार में कितने लड़के हैं, तो और आसान हो गया। देखो प्रश्न के मुताबिक हम लोगों को जो दिया है, टॉम दाएं अंत से 9वें, और टॉम जो है दाएं अंत से 9वें और बाएं अंत से अगर देखो तो 15वें, यहाँ पे पहले में 9वें दिया, दूसरे में 15वें कर दिया है। हम लोग इसको डायरेक्टली कर देंगे, 9 + 15 और -1, चूंकि उसको 2 बार जोड़ दिए थे, यहाँ पे टोटल वैल्यू जो आएगी 23। आसान था ये भी। समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखो, साथ में PDF उपलब्ध है, उसको जाके के स्वयं से एक बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि रीजनिंग है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 6 सदस्यों की व्यवस्था में A B के बाएं, ठीक है। अब ये भी अरेंजमेंट है, तो A जो है B के बाएं, तो इसको हम लोग रख देते हैं, ठीक है। ये आपका B हो गया, B के बाएं में A है, ठीक है। लेकिन C के दाएं हैं, अब C के दाएं हैं, तो ये मान लो C है, इसका दाएं में A है, यानी A जो है B के बाएं C के दाएं है, इस स्टेटमेंट के माध्यम से। अब अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, D B के दाएं ओर है, ठीक है। तो जो D है B के दाएं ओर लिख देते हैं, लेकिन E के बाएं ओर है, लेकिन E यहाँ पे है तो इसके बाएं ओर है, ये बाएं ओर है, यानी जो D है B के दाएं और E के बाएं ओर है। अब यहाँ पे फिर अगला स्टेटमेंट, E F के बाएं ओर है, ठीक है। तो E F के बाएं ओर, अगर F दाएं रहेगा तब तो E बाएं रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बैठे हुए हैं। तो उन सदस्यों को ज्ञात करें जो अंत में है। अब अंत में कौन सा सदस्य पड़ रहा है, आपका F पड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अंत में आपका सदस्य होगा वो F होगा। तो F किस ऑप्शन में दिया हुआ है, A ऑप्शन में। और ये भी अंत देख सकते हो, अगर इस छोर से अंत देखोगे तो ये, इस छोर से अंत देखोगे तो ये, तो इस तरह से A ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो,
ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जॉन सैम के दाईं ओर बैठता है। जो आपका जॉन है वो सैम के दाईं ओर बैठता है, तो ठीक है, इसे बैठा दो। ये सैम दाईं ओर बैठा है किसके? जॉन के। सैम मलिक और जॉर्ज के बीच बैठता है। अब यहाँ पे दूसरे में सैम जो है मलिक और जॉर्ज के बीच में बैठता है। चाहे मलिक को इधर लिख दो और जॉर्ज को इधर लिख दो, लेकिन वो सैम बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो उपरोक्त संबंधों से आपको बताना है कि दाएं अंत पे कौन बैठता है। तो देखो दाएं अंत पे जो बैठेगा वो कौन होगा? तो सैम के बाद जॉन है, ठीक है, लेकिन ये बीच में बैठा ही रहेगा, तो यानी इसके बाद जॉन आएगा। तो अंत से यहाँ पे पूछा है कि दाएं अंत पे कौन बैठता है, तो दाएं अंत पे आपका जॉन आ जाएगा। भी आसान, ये भी आसान था। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें क्या दिया हुआ है? यम यन से अधिक अंक प्राप्त करता है, ठीक है, अंक को प्राप्त करता है, को यहाँ पे होगा, मिस्टेक है। तो यम यन को अधिक अंक से प्राप्त करता है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे यम को अधिक अंक दे दो, यानी यम बड़ा हो जाएगा किससे? यन से, लेकिन ओ से कम अंक प्राप्त करता है। यम जो है यन से तो बड़ा करता है, लेकिन ओ से कम, यानी ओ बड़ा हो जाएगा यम से भी, ठीक है। पी क्यू से कम अंक प्राप्त करता है। पी जो है क्यू से कम अंक प्राप्त करता है, यानी क्यू बड़ा है पी से, ठीक है, लेकिन यम से अधिक अंक प्राप्त करता है, लेकिन यम से अधिक अंक प्राप्त कर रहा है, तो बीच में पी हो जाएगा, यम पी बड़ा होगा यम से। यदि ओ पी से कम अंक प्राप्त करता है, अब फिर से देखो, ओ जो है पी से कम, यानी पी अधिक है ओ से, यही बोल रहा है, प्राप्त करता है। तो यम एन ओ पी और क्यू के बीच में सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त करता है? सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाला कौन है? तो इसको हम लोग अगर इकट्ठा करें, यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्यू आ जाएगा, ठीक है, ये क्यू आया, फिर पी आएगा, फिर ओ आएगा, देखो पी के बाद ओ आएगा, यहाँ पे देखो पी के बाद ओ है, ठीक है, फिर एम आ जाएगा आपका, उसके बाद एम आएगा, ठीक है, फिर यम के बाद यहाँ पे देखो एन है। तो ये ऑर्डर बन रहा है। अब इसमें बताना है कि सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त करता है, तो सबसे अधिक क्यू प्राप्त करेगा। तो आसान क्वेश्चन बन गया, इस तरह से हम लोगों को करना होता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 रीजनिंग का। तो देखो इसमें क्या पूछा गया है, 15 बच्चों की कतार, 15 बच्चों की कोई कतार है, ठीक है, ये बच्चों की कतार है, इसमें 15 बच्चे हैं। यदि संजू को 3 स्थान दाईं ओर खिसकाया जाए, मान लो संजू ये रहा यहाँ पे और उसको 3 स्थान दाईं ओर खिसकाया जाए, 3 स्थान दाईं ओर खिसकाया जाए इधर की ओर, ठीक है, तो वह दाएं अंत से 8वें स्थान पे आएगा, यानी वह इधर से, इसका ये जो वाला स्थान कौन सा हो जाएगा? 8वां। तो पंक्ति में के बाएं अंत से उसका पहले का स्थान कौन सा है? तो पंक्ति के बाएं से, इधर वाले से उसका पहले का स्थान, यानी ये वाला स्थान कौन सा होगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए तो काफी आसान हो गया। देखो कैसे करेंगे इसको, जब संजू को 3 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित किया जाए तो वह दाएं से 8वें पे आया है, ठीक है, दाएं से 8वें पे आया है, यानी वो पहले वह दाईं ओर से 11वें पे स्थान पे था, ठीक है। 3 स्थान अगर इसको और इसमें ऐड करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा नंबर? 11वां नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल 15 बच्चे हैं और चूंकि 3 स्थान खिसका दिए तो 11वें पे हो गया। अब चूंकि इसको जोड़े नहीं तो उसको भी जोड़ लेंगे, तो टोटल एक और जोड़ देंगे, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा? 5। यहाँ पे क्या पूछा है? उसका पहले का जो स्थान है तो यह 5वें स्थान पे पहले था, ठीक है। 3 स्थान खिसकाया, फिर उसके बाद 3 स्थान उसमें ऐड हुआ और उसके बाद एक उसको भी जोड़ दिए, इस तरह से यहाँ पे टोटल जो वैल्यू आ जाएगी डी आ जाएगी 5। तो इस तरह से आप लोगों का ये कंप्लीट हुआ CDP सेक्शन, सॉरी रीजनिंग वाला सेक्शन, और हम लोगों ने यहाँ पे डेली कंप्लीट कर रहे हैं। ये आपका 6 पार्ट था। अगर इससे पहले 5 पार्ट आप लोग नहीं देखेंगे तो यहाँ पे जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, और ये PDF भी सारे उपलब्ध हैं। तो यहाँ से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही टेलीग्राम पे जाकर के जितने भी PDF हैं उसको एक बार इकट्ठा कर लेना और वहाँ से काफ़ी सारा प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। KVS के टाइम पे भी DSSB की भी वैकेंसी आ चुकी है, EMRS की, तो हम लोग फॉर्म अप्लाई कर ही दिए होंगे। तो ये सब हम लोग कर रहे हैं।
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलते हैं अगले दिन।